हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एटम एकेडमी की इस नई वीडियो में। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स के पेपर में बचा है दोस्तों बहुत ही कम दिनों का समय, और ऐसे में दोस्तों एटम एकेडमी लाया है आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मॉडल पेपर दोस्तों। और क्या खास है दोस्तों इस मॉडल पेपर में, तो ये मॉडल पेपर दोस्तों आपके लास्ट ईयर के पीवाई क्यूज और आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोनों का ही कॉम्बिनेशन है दोस्तों। जिससे दोस्तों जब 2 दिन बाद आप पेपर में बैठेंगे दोस्तों, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट पर होते हुए मिलेंगे। आज के इस मॉडल पेपर में क्या होने वाला है खास दोस्तों, तो आज के इस मॉडल पेपर में सीखेंगे दोस्तों हम कि कैसे हमें अपना टाइम मैनेज करना है दोस्तों, कैसे हमें 1 घंटे में ही अपने पेपर को इजीली टैकल भी करना है, और साथ ही साथ अपने पास इतना टाइम भी बचा लेना है कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो हम उसे टैकल कर सकें या क्रॉस चेक भी कर सकें। साथ ही साथ दोस्तों आपको मिलेंगी इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी कि आपको कहां पे ट्रिक लगानी है और कहां पे आपको फॉर्मूला यूज करके अपना काम चलाना है, ये भी आपको आज बताया जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको आंसर राइटिंग के बारे में भी आज की वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा दोस्तों कि कैसे आप आंसर लिखेंगे और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है ताकि आपके 1 नंबर भी न कटे। और साथ ही दोस्तों आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन में क्या सबसे पहले ढूंढेंगे या किस पार्ट पे आपका फोकस रहना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते टाइम, इन सारी चीजों की बात करने वाले दोस्तों हम आज की इस वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस क्वेश्चन पेपर को। तो लीजिए दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका 1 मार्क्स के लिए क्या कह रहा है कि संख्या 0.0000064 का घनमूल बताइए। अब देखिए दोस्तों आपको कभी भी अगर घनमूल पूछता है तो आपको क्वेश्चन को 2 पार्ट में पहले तोड़ लेना है। आपका पहला पार्ट क्या होना चाहिए क्वेश्चन का कि आपको जो भी उसमें संख्या दिख रही है, जो भी आपको संख्या दिख रही है, क्या आप उसका घनमूल निकाल सकते हैं। तो हाँ, अगर आपको 64 का घनमूल निकालने के लिए कहा जाए दोस्तों, तो आपको पता है कि 4 का क्यूब होता है असल में 64, तो 64 का घनमूल असल में क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 4। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या करना है दोस्तों, तो सेकंड पार्ट में आपको सिंपली अपनी जितनी भी दशमलव के बाद संख्याएं हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दशमलव के बाद कुल 6 संख्याएं दिख रही हैं, तो आप क्या करेंगे 6 को 3 से भाग दे देंगे दोस्तों। घनमूल के दोस्तों आपको 3 से भाग देना है, वर्गमूल के लिए आपको 2 से भाग देना है, और यहां पर आएगा आपका उत्तर 2। अब ये 2 क्या बता रहा है दोस्तों, तो 2 बताता है कि आपके दशमलव के बाद, आपके दशमलव के बाद आपकी कितनी संख्याएं होनी चाहिए। तो एक संख्या तो होने वाली दोस्तों आपका उत्तर, यानी कि आपका 4 जो आपने निकाला, और एक संख्या और, यानी कि वो संख्या क्या रहेगी, वो संख्या रहेगी आपका 0। अब इसे आप अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस में ढूंढ लीजिए दोस्तों, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका 0.04 होने वाला सही जवाब दोस्तों। और ऐसे ही आपको 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को सोचना है दोस्तों। एमसीक्यू है, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन अपने लिए आपको ट्रिक अपने दिमाग में फिट कर लेंगे दोस्तों कि कभी भी अगर आप क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा ही नहीं। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल क्या है दोस्तों, साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, तो थीटा का मान बताइए। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसा डिग्री होता है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाते हैं। तो आपको पता है दोस्तों कि साइन थीटा आपका 0 से 1 की ओर चलता है, और वहीं कॉस थीटा आपका 1 से 0 की ओर आता है, और ये एक बीच में एक मिडिल पॉइंट होता है दोस्तों। यहां पे इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, इन दोनों की ही वैल्यू आपकी समान हो जाएंगी। तो बीच का मिडिल पॉइंट कौन सा हो दोस्तों, तो बीच का मिडिल पॉइंट हुआ आपका 45 डिग्री का दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको चीज समझ में आई हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लीजिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक वृत्त का व्यास आपको 28 सेंटीमीटर दिया है, उसकी परिधि बताइए। तो अब इसमें आपको 2 चीज आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज
परिधि का फॉर्मूला, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो परिधि का आपका फॉर्मूला होता है 2πr। अब आपके पास ऑप्शन है दोस्तों कि या तो आप यहां से व्यास से पहले अपनी त्रिज्या निकाल लीजिए जो कि होने वाली है आपकी 14 सेंटीमीटर, या तो आप सीधा सीधा इसी फॉर्मूले को ही आप आगे सॉल्व करके क्या बना सकते हैं, आप इसे बना सकते हैं पाई डी। दोनों ही ऑप्शन आपके सामने खुले हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन में आपको व्यास दिया हुआ है तो आपको इसको एक बार तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्या कीजिए, उसको पाई डी में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि पाई डी आपको 22/7 और इनटू करना है आपको डी यानी कि आपका व्यास 28 लीजिए दोस्तों। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आपका उत्तर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लीजिए दोस्तों, आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं दोस्तों। अभी हम लोग, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सिक्के हैं जिन्हें एक साथ उछालने पर दोनों पर पट आने की क्या प्रायिकता होती है। अब देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बनता है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला आपको सबको पता ही चल चुका हो दोस्तों कि प्रायिकता क्या कहती है। प्रायिकता कहती है कि जो भी मेरे अनुकूल है, जो भी मेरे अनुकूल है मैं उसको ऊपर लिखूंगा अंश में और नीचे मैं कुल सारी की सारी संभावनाएं लिख दूंगा। अब देखिए दोस्तों, दोनों पर पट आने की प्रायिकता यानी कि अनुकूल आपके कितने होंगे, तो अनुकूल सिर्फ आपका एक होगा, वो भी कौन सा, जो आपका टी टी वाला रहेगा। अगर दो सिक्के हैं और आपको दोनों पट चाहिए तो उसकी सिर्फ एक ही संभावना होती है और कुल कितनी संभावनाएं हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप सिक्के उछालते हैं तो आपकी कुल संभावनाएं हमेशा 2 की घात n में चलती हैं, यानी कि अगर आपका एक सिक्का हुआ तो 2, अगर 2 सिक्के हुए तो 4 और अगर 3 सिक्के हुए तो आपकी 8 संभावनाएं बनती हैं दोस्तों। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ताकि आप तुरंत से अपना कुल डिसाइड कर सके। तो ये हो गया आपका कुल 1/4। तो आपका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 1/4। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल कह रहा है दोस्तों अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, बहुलक की डेफिनेशन आपको पता ही है। बहुलक क्या है, तो बहुलक दोस्तों आपका होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, वही आपका बहुलक होता है दोस्तों। अब क्वेश्चन को अगर आप एक नजर में पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये जो 7 है दोस्तों, ये जो 7 है ये सबसे अधिक बार 3 बार आया हुआ है, बल्कि इसके अलावा बाकी सारे 1 या 2 ही बार आए हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7। ठीक है दोस्तों, अगर अभी भी अगर आप देखें दोस्तों तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं प्रॉपरली, एक ही क्वेश्चन में कैसे आपको डील करना है, कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वो तक मैंने आपको बताया। अभी भी अगर आप देखें तो वीडियो अभी तक ज्यादा से ज्यादा आपकी 8 मिनट की भी नहीं हुई होगी। क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों, क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेथड ही असल में आपके टाइम मैनेजमेंट को डिसाइड करता है दोस्तों कि आप अपना कितना टाइम बचा लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। लीजिए अब यहां से दोस्तों हमारा क्या शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है हमारा प्रश्न नंबर 6, जिसमें अब हमें दोस्तों थोड़ा सा अपना राइटिंग वर्क भी करके दिखाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समीकरण x² + 7x + 10 को आपको सॉल्व करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये असल में 2 चीजें होती है। अगर आपको समीकरण सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, मतलब कि वो आपसे x का मान चाहता है कि आप x का मान निकालिए। वहीं अगर कुछ क्वेश्चनों में सिर्फ आपको गुणांक निकालने के लिए कह रहा है तो वो सिर्फ आपको चाहता है कि आप इस समीकरण को 2 खंडों में तोड़ दीजिए जो कि उनके गुणांक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं करना है। अगर आपको गुणांक पूछा है आपको उसमें x का मान नहीं निकाल के देना है, लेकिन यहां पर जब वो आपको कह रहा है कि हल कीजिए, यानी कि आपको x का मान निकालना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन को अगर आप एक लाइन में रीड करें तो क्वेश्चन कह रहा है x² + 7x + 10 = 0। अब हमारा मुख्य काम क्या है दोस्तों, हमारा मुख्य काम है अपने इस 7x को ऐसे तोड़ना है दोस्तों। हमें ध्यान दीजिए, आपको 7x को ऐसे तोड़ना है कि जब आप इसके खंडों को लिखें
तो उन्हें साथ में लिखने पर 7x बन रहा हो और उन्हीं दो खंडों के नंबरों का गुणा करने पर आपका 10 बन रहा हो दोस्तों। तो दोस्तों असल में इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको दो खंड बनाने हैं और जैसे आप वो दो खंड बना पाएंगे दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या मैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0 लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने अपने 7x को तोड़ा दोस्तों, किसमें 5x और 2x। अब देखिए 5x और 2x को अगर मैं साथ लिखता हूं 5x प्लस 2x मेरा 7x बना देते हैं दोस्तों। साथ ही इनकी जो संख्याएं हैं 5 और 2 इनको गुणा करके मेरा प्लस का 10 भी बन जा रहा है दोस्तों। मेरी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, अपने पहले के दो टर्म्स में से मैं x कॉमन ले लूंगा, तो मेरा अंदर क्या बचेगा दोस्तों, मेरा बचेगा x प्लस 5। फिर मैं अपने इन दो टर्म्स में से प्लस का 2 कॉमन ले लूंगा दोस्तों, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर फिर से मेरा बचेगा x प्लस 5। अरे पूरा किसके बराबर है, ये पूरा बराबर है 0 के। अब इन दोनों में से अगर मैं x प्लस 5 कॉमन लूं दोस्तों, तो पहले वाले में से मेरा क्या बचेगा, पहले वाले में से मेरा बचेगा x और दूसरे वाले में से मेरा बचेगा प्लस का 2 और ये बराबर होगा 0 के। अब देखिए दोस्तों यहां पर आने का आपका एक स्मार्ट प्ले क्या होता है कि अगर मेरी कोई भी दो संख्याएं दोस्तों, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मेरी कोई भी दो संख्याएं जिनको गुणा करके मेरा 0 आ रहा है, तो मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि इनमें से कोई एक संख्या होगी जो 0 हो रही होगी, जिससे दूसरी संख्या गुणा होने पर कुल आंसर मेरा 0 बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को ही बारी बारी 0 से इक्वेट कर दूंगा। मैं पहले लिखूंगा x प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा मेरा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब x प्लस 5 बराबर 0 यानी कि x कितना हो गया, आपका x हो गया माइनस का 5, आपका ये 5 इस साइड चला जाएगा और दूसरे वाले में आपका x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। आपको क्वेश्चन पेपर में सिर्फ इतना ही लिखना है दोस्तों, एक नंबर के सवाल में आपको इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। और मेनली आपका क्या डील होगा दोस्तों, तो आपकी जो लिखने की जो स्टेप्स होंगे वो आपकी यही 4 या 5 लाइन होंगी दोस्तों, आपको उसके अलावा एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखनी है। आप इस समीकरण को अपने आंसर शीट की पहली लाइन में लिखिए और उसके बाद 5 लाइन में लिखिएगा इसी ऑर्डर में, और इसके अलावा आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, आपके एक नंबर हो चुके हैं। चलिए अगले सवाल पर बढ़े, लीजिए आपका अगला सवाल। और ये सवाल दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में मिलने के चांसेस है बहुत ही ज्यादा। क्यों, क्योंकि ऐसे एग्जैक्ट पैटर्न पर क्वेश्चन आपके पिछले ईयर के पीवाईक्यूज में बार बार आया हुआ है दोस्तों। तो यहां देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 125 की घात 2/3 का मान सरल करके ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, पहले तो आपको यह समझना है कि ये 125 में क्या खास है, क्यों हमें यही नंबर दिया गया है। तो अगर आप ध्यान दें दोस्तों, तो आपका जो 125 है उसे आप 5 की घात 3 लिख सकते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि 5 की घात 3 आपका 125 बनता है दोस्तों, है कि नहीं। तो आपको इसमें जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिखाई दे, आपको पहला लाइन अपना लिखना है 125 की घात 2/3। उसकी जस्ट अगली लाइन में आपको सिंपली 125 की जगह क्या लिख देना, आपको लिख देना है 5 की घात 3 और इसकी घात 2/3। अब देखिए दोस्तों, आपका करनी और घात का फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि अगर a की घात m है और इसकी घात m है तो ये असल में a की घात mn बन सकते हैं, यानी कि घात आपस में गुणा हो जाएंगी। अब अगली लाइन आपकी क्या होगी, आपको फॉर्मूला किसी को नहीं लिखना है दोस्तों, आपको सिर्फ ये स्टेप्स, ये जो आप लिखते जा रहे हैं सिर्फ इसी को लिखते जाइएगा नीचे की ओर। आपको अगली लाइन में क्या लिखना है, आपको लिखना 5 की घात 3 गुणे 2/3, घात आपस में गुणा हो जाएंगी, 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगली लाइन आपकी क्या होगी, आपकी लाइन होगी 5 का स्क्वायर और उसकी अगली लाइन होगी आपकी 25। लीजिए आपके 5 लाइनें, आपका उत्तर हो गया। आपको एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखनी है दोस्तों, आपको किसी को भी एग्जाम में ये फॉर्मूला लिख के समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख के समझाते हैं वेल एंड गुड, लेकिन एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप फॉर्मूला भी उसको लिख लिख के बताते रहे। आप सिर्फ किस पे में ध्यान दीजिए, आपका ध्यान होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी, आपको अगर कोई भी और संख्या मिली हो,
मान लीजिए आपको 27 होता, तो आप उसको जल्दी से जल्दी क्या लिखते, आप उसे लिखते 3 की घात 3। अगर 64 मिल जाए तो आप लिखेंगे 4 की घात 3, ताकि बाहर की घात से आप उसे गुणा करके कैंसिल कर सके। और इसीलिए आपको नंबर भी ऐसा ही मिलेगा दोस्तों, और उसकी घात भी आपको ऐसी मिलेगी जो आपस में हो रहे होंगे कैंसिल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल। सवाल क्या है दोस्तों कि एक वर्ग का विकर्ण आपको 5√2 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों, मैं पहले आपको इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपने अगर कभी भी देखा दोस्तों, तो एक वर्ग में आपकी सारी भुजाएं जो होती हैं वो हो जाती हैं आपकी बराबर, आपकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर दोस्तों आप इसमें देखें कि आप इसमें विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो यहां पर दोस्तों आपका लगता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि कहता है कि एक भुजा का स्क्वायर और दूसरी भुजा का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा दोस्तों आपके विकर्ण के स्क्वायर के बराबर। अब यहां से दोस्तों अगर आपको अपना विकर्ण निकालना हो, तो आपका विकर्ण निकल के आता है आपका √2 इंटू भुजा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपके विकर्ण और आपकी भुजा के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आपके पास हमेशा रहता है दोस्तों। असल में अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि आपका जो वर्ग का विकर्ण है वो 5√2 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका जो वर्ग का विकर्ण है, जो कि असल में फॉर्मूले के हिसाब से √2a होना चाहिए, वो क्वेश्चन में आपको दिया है 5√2। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, आप एग्जाम में पहली लाइन में लिखेंगे कि वर्ग का आपको विकर्ण दिया हुआ है कितना, 5√2। उसकी अगली लाइन में आप लिखेंगे कि क्योंकि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। अब आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे अतः आपका क्या हो जाएगा, आपका √2 इंटू भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी आपकी 5√2 के। और यहां से सिर्फ आपको डायरेक्ट कंपेयर करना है दोस्तों, यहां से आप डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो √2 से √2 कट जाएंगे और आपकी भुजा क्या मिल जाएगी, आपकी भुजा मिल जाएगी आपको 5 सेंटीमीटर। और यहां पे एक ध्यान देने वाली बात दोस्तों कि सेंटीमीटर लिखना मत भूलिएगा। देखिए यहां भी आपका कुल आंसर कितनी लाइन का, कुल आंसर आपकी सिर्फ 4 लाइन का है, 4 लाइन और 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। लीजिए आपका अगला सवाल। अगला सवाल क्या है दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कि tan 30 इंटू cot 30, tan 30 इंटू cot 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ वैल्यू पुटिंग का काम करना है। पहला आपका जो लाइन होगा जो आप एग्जाम शीट में अपनी लिखेंगे वो होगी सेम टू सेम, आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी लाइन में सिर्फ आपको इसकी वैल्यू पुट करते जाना है। tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। फिर cot 30, तो cot 30 की आपकी वैल्यू होती है √3 और प्लस आपको करना साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 और इसका कर देना है आपको होल स्क्वायर। अब आपका नेक्स्ट स्टेप में आप दिखा सकते हैं कि √3 से √3 तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा आपका 1 और 1/√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, यानी कि आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा 3/2। ठीक है दोस्तों, तो यहां भी आपके सिर्फ 4 स्टेप्स में आपका आंसर है दोस्तों। इन्हीं स्टेप्स को इसी ऑर्डर में बस आपको लिखते जाना है और वैल्यू पुटिंग का आपको काम करना है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल। सवाल कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन पेपर में पाते हैं तो आपको इसको अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्रश्नानुसार। ठीक है दोस्तों, लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका 1 नंबर का सवाल है, आपके 1 नंबर में से आधे नंबर भी नहीं करने चाहिए। पहला ही लाइन आप लिख दीजिए सीधा सीधा प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है त्रिज्या।
त्रिज्या आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगले लाइन में क्या कीजिए, अगले लाइन में आप वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। अब बस उसके अगली लाइन में आप क्या कीजिए, अतः क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल के लिए आप सीधा क्या कीजिए 22/7 और आर की जगह अपना जो त्रिज्या आपको दिया हुआ है 7 × 7 इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको उत्तर क्या आ जाएगा, आपको उत्तर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और आपका मेन ध्यान किस पे होना चाहिए दोस्तों, कि जब आप आखिरी आंसर निकाल लें तो आपको अपनी ये यूनिट याद से लिखनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे दोस्तों आपका 4 स्टेप में आपके 1 नंबर पूरे हो चुके हैं। चलो दोस्तों अगला सवाल देखें, लीजिए आपका अगला सवाल, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं उनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, आप अगली लाइन में क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं और उसके आगे क्या लिख देंगे 2, 3, 5, 7, 11। अब जैसे कि अगर आपने इसी क्रम में इसको लिखा ही है दोस्तों, तो आपको पता है कि ऑलरेडी आपके आरोही क्रम में है। तो अब आप अगले लाइन में सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि माध्यिका का मतलब क्या होता है, तो माध्यिका का मतलब होता है आपका मध्य पद, मध्य पद। और बस इसके आगे आप सीधा सीधा क्या लिख दीजिएगा, इसके आगे आप सीधा लिख दीजिएगा 5 जो कि आपका मध्य पद है। लिए दोस्तों ये आंसर बल्कि आप सिर्फ 2 लाइनों में भी लिख के खत्म कर सकते हैं और आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो दोस्तों लीजिए दोस्तों हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 और यहां से शुरू होते हैं दोस्तों हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि हमारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और अभी भी अगर दोस्तों आप वीडियो को देखेंगे तो हम हार्डली 20 मिनट क्रॉस किए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अभी भी आपके पास मोटी मोटा 40 मिनट का समय बचा है अपने पूरे क्वेश्चन पेपर में। इन फिर भी दोस्तों आप इसमें भी अपना टाइम मैनेज करेंगे ताकि आप एंड में अपने क्वेश्चंस को रीचेक कर सके, ताकि आपकी कोई भी गलती हुई हो तो आप उसे अंतिम समय तक भी सुधार सके। और अगर वीडियो में दोस्तों आप यहां तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। हमारी यही कोशिश है दोस्तों कि आपका जो पेपर हो वो इतना अच्छा जाए कि आपको मैथ्स का डर आपके मन से खत्म हो जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु की तिरछी ऊंचाई आपको 13 सेंटीमीटर दी है, ठीक है दोस्तों, और ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर दी है। तो कहा है कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जैसे दोस्तों आपको ऐसे सवाल मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कभी भी आपको 2 मार्क्स के सवाल मिले दोस्तों तो पहले तो क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स आप पढ़ पाए हैं या समझ पाए उन सबको लिख दीजिए दोस्तों। आपके 2 में से 1 नंबर तो आप यहीं पे अपने बना लेंगे। ये टिप उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको लग रहा है कि नहीं यार शायद मेरा पासिंग मार्क्स ना आ पाए। ये टिप उनके लिए है कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें जो जो आपने पढ़ा है उसको छोटा छोटा लिख दीजिए। एग्जामिनर को ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ आपने क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया है शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो आप यहां पर लिख दीजिएगा कि प्रश्नानुसार शंकु की तिरछी ऊंचाई, और शंकु की तिरछी ऊंचाई किसके बराबर होती है दोस्तों, तो वो बराबर होती है आपकी एल की। और एल कितना हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक उसके अगले लाइन में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि उसकी ऊंचाई, और ऊंचाई को आप किसे दिखाएंगे, तो आप दिखाएंगे एच से, और ये किसके बराबर होगा आपका 12 सेंटीमीटर के। अब ये 2 बातें लिखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अगर आपको पता है शंकु का आयतन तो वो भी आप यहां लिख दीजिए कि शंकु के आयतन का सूत्र। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, उसके आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपने 3 लाइनें लिख दी हैं दोस्तों, अगर आपने ये 3 लाइनें लिख दी हैं तो इतना भी लिखने पर आपके नहीं में भी तो 2 में से 1 मार्क्स तो बन चुके हैं। और अभी तक आपने कुछ भी अपने से एक्स्ट्रा नहीं दिया है एग्जामिनर को,
आपने क्वेश्चन को ही एक तरीके से कॉपी किया है। तो ये चीज 2 मार्क्स के लिए अपने दिमाग में बिठाइए दोस्तों, कि आपको कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चन का जितना डाटा आंसर शीट में लिख दे। ये उन विद्यार्थियों के लिए जिनको लग रहा है कि उनके पासिंग मार्क्स नहीं आ पाएंगे, आप क्वेश्चन पेपर के डाटा को आंसर शीट में लिखिएगा। अब इसके बाद आपका क्या दोस्तों, तो यहां से दोस्तों आपकी मेन बात शुरू होती है कि आपको आयतन में चाहिए कि आपको चाहिए आर, यानी आपको चाहिए त्रिज्या, आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी दोस्तों, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, तो आपका फॉर्मूला कहता है कि एल स्क्वायर आपका बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपका आर का मान क्या आ जाएगा, आपका आर का मान आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के। तो आपका एल का मान 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और यहां से आपका आर का मान निकल के आ जाएगा 5 क्या सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, एग्जामिनर इंतजार कर रहा होता है कि आप कहीं भी एक जगह यूनिट मिस करें और वो उसके लिए आधे नंबर आपके काट दे। और आपने 2 जगह यूनिट भी नहीं लिखी है तो आपके 1 नंबर गए। और ये उन विद्यार्थियों के लिए जो कि अपने 25 में से 25 या 25 में से 24, 25 में से 23 को टारगेट कर रहे हैं, वो ये यूनिट वाली गलती तो बिल्कुल भी मत करें। ठीक है दोस्तों, अब यहां से बात आती है दोस्तों कि जब आप ये निकाल चुके होंगे तो आपको सिर्फ आयतन के इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है। तो आपका उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, आपका उत्तर बनेगा 1/3, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आपका हो जाएगा 5 × 5 × h, और h है आपका 12। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर दोस्तों सिर्फ आपका मेन काम क्या बचता है, मेन काम बचता है आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने का। ठीक है दोस्तों, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। आपका उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, तो आपका उत्तर बनेगा 314.28 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों। फिर वही बात कि आपको सेंटीमीटर क्यूब याद से लिखना है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का योग 9 है। ठीक है दोस्तों, यदि संख्या में से 9 घटाया जाए, यदि ये 2 अंकों की संख्या में से 9 घटाया जाए तो अंकों के स्थान आपके बदल जाते हैं। क्या होते हैं, अंकों के स्थान आपके बदल जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, फिर से मैं वही सेम बात आपको बता रहा हूं जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। जो भी आपको क्वेश्चन में दिख रहा है पहले उसे क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट में उतारने की कोशिश कीजिए। तो पहली बात उसने क्या की, उसने कहा 2 अंकों की एक संख्या का योग 9 है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहली मेरी लाइन क्या रहेगी, मैं लिखूंगा कि मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमेशा अपने क्वेश्चन में यही ट्राई कीजिएगा दोस्तों। 2 नंबर का अगर आपको लग रहा है कि आप उत्तर नहीं निकाल पाएंगे तो पहले आप क्वेश्चन कीजिए कॉपी अपनी आंसर शीट में। तो आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि जो मेरा दहाई पद है, क्या है, मेरा जो दहाई पद है वो मेरा क्या है, x है, और इकाई पद जो है, इकाई पद वो मेरा y है। पहले तो आप ये लिख लीजिए। तो इस हिसाब से आपकी 2 अंकों की संख्या, अतः मेरी जो 2 अंकों की संख्या है वो क्या बन जाएगी, वो मेरी बन जाएगी 10x + y। ठीक है, अगली लाइन में आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है दोस्तों, कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि x + y का मान आपको दिया हुआ है 9। ठीक है दोस्तों, और उसी के अगली लाइन में आप लिखेंगे कि 10x + y -9। अब सवाल ने यही तो कहा था दोस्तों आपसे कि यदि संख्या में से 9 घटाया जाए तो 10x + y -9, तो ये क्या कर रहा है, ये आपके अंकों का स्थान बदल दे रहा है। यानी कि आपका बदला हुआ क्या है, आपके बदलने पर 10y + x बनेगा दोस्तों। समझे दोस्तों, अगर आपने 4 या 5 लाइनें एज इट इज लिख दी है, जिसमें से दोस्तों, जिसमें से आपने कुछ भी अपनी तरफ से नया नहीं लिखा है, अभी तक सिर्फ आपने एक तरीके से क्वेश्चन को ही आंसर पर लिख रहे हैं,
ठीक है, आपने अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं किया है, जो क्वेश्चन में बोला था सिर्फ आपने वो किया। यहां से दोस्तों असल में आपने सॉल्व करना शुरू करेंगे अभी। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि x माइनस वाई बराबर है किसके, बराबर है 1 के। अब देखिए दोस्तों, आपको एक समीकरण मिला है x प्लस वाई बराबर 9 के, और एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1 के। अब आपको क्या करना है, अब मेन आपका सोल्यूशन यहीं पे है दोस्तों, कि आपको x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1 इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दीजिए, तो आपको क्या बचेगा, आपको बचेगा 2x बराबर 10, x बराबर 5। और अगर आपका x 5 आ गया दोस्तों, तो यहां पर अगर आप इसे पुट करेंगे अपने दूसरे समीकरण में, तो आपका y कितना आ जाएगा, आपका y आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, आपका y आ जाएगा 4। तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी दोस्तों, तो आपने जो मानी थी या आपकी संख्या होगी 10x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, आपने जो माना था कि आपकी संख्या क्या है, आपकी संख्या है 10x प्लस वाई, तो आपकी अब संख्या क्या बन गई दोस्तों, तो आपकी संख्या बन गई आपकी 54। ठीक है दोस्तों, और यही होगा आपका उत्तर। क्वेश्चन हल्का सा लंबा चलेगा दोस्तों, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखें, लीजिए आपका अगला सवाल। सवाल कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज में ABCD आपको दो एंगल दिए हुए, एंगल ए जो कि आपका है 2x प्लस 4 और आपका एंगल सी दिया हुआ है 4x माइनस 10, और बोला है कि x का मान बताइए और दोनों कोणों को भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप चाहें, अगर आपका समय आपको इतना अलाउ करता है, तो आप एक डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम आप कैसे बनाएंगे दोस्तों, आप सिंपली एक चतुर्भुज का डायग्राम बना दीजिए। ठीक है दोस्तों, और आप क्या करेंगे, आप इसमें ABCD मार्किंग करेंगे और आप दिखाएंगे कि ए का जो मान आपको दिया हुआ है 2x प्लस 4 और जो आपको सी का मान दिया हुआ है कितना 4x माइनस 10। ठीक है दोस्तों, आपने जो दो मान दिए दोस्तों 2x प्लस 4 और 4x माइनस 10, ये आपके आमने सामने। आपको जो क्वेश्चन में इसको लिखना होगा दोस्तों, जब आपको आंसर नहीं लिखना होगा, तो अगर आपको ये डायग्राम बनाने का टाइम है तो ठीक है, अगर आपके पास ये टाइम मान लीजिए नहीं है या आपका मन नहीं है, तब भी आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं दोस्तों, तो आप सिंपली इसमें एक लाइन लिख के एग्जामिनर को बता देंगे कि मुझे पता चल चुका है कि आप जानना क्या चाहते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इस डायग्राम की मदद से भी आपको मैं दिखा रहा हूं कि ए और सी आमने सामने के कोण है। चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्मूला कहता है कि जो भी सम्मुख कोण होते हैं, तो दोस्तों आप एग्जाम में ये लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज का सूत्र कि सम्मुख कोण का योग, सम्मुख कोण का योग कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 180 डिग्री। और यहीं पे आपको क्वेश्चन हो गया दोस्तों खत्म। आपको बस क्या करना है, आपको यहां लिखना है एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अपनी सिर्फ वैल्यू पुटिंग कर लीजिए दोस्तों। एंगल ए का मान कितना है 2x प्लस 4, एंगल सी का मान कितना है 4x माइनस 10, और ये पूरा किसके बराबर, ये पूरा बराबर होगा 180 डिग्री के। यहां से x का मान निकाल लीजिए दोस्तों, तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, आपके x का मान आ जाएगा आपका 31। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मैं दोस्तों बताया पहले भी आपको अगर डायग्राम नहीं बनाना तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन को ही कॉपी कर लीजिए। तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा दोस्तों, आपका पहला स्टेप यहां पे रहेगा कि आप सीधा एंगल ए को लिख लीजिए, क्योंकि प्रश्नानुसार दोस्तों ये वर्ड अपना बार इस्तेमाल करते रहिएगा। एंगल ए आपका 2x प्लस 4 और एंगल सी कितना 4x माइनस 10। उसके बाद दोस्तों आप सूत्र लिखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज का सूत्र कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका x का मान आ गया। अब x का मान निकालने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बारी बारी एंगल ए और एंगल सी का मान निकाल देना है। तो यहां से दोस्तों आपका एंगल ए का मान कितना आ जाएगा, आपका एंगल ए का मान आ जाएगा आपका 66 डिग्री।
और आपके एंगल सी का मान आ जाएगा आपका 114 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हुए आ जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल कह रहा है कि एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। फिर से दोस्तों एग्जैक्टली सेम तरीके से आप आंसर अप्रोच करेंगे। सबसे पहले अपनी पहली लाइन को उठाइए, लिखिए आधार का व्यास कितना, तो 14 सेंटीमीटर। आपको चाहिए तो आप यहीं से आगे त्रिज्या निकाल दीजिए कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी हमारे आंसर्स हैं उसमें जितने हमारे फॉर्मूला जिनसे हम डील करते हैं उन सब में ही त्रिज्या आती है, कहीं भी व्यास का जिक्र नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगली लाइन में अपनी ऊंचाई की बात लिख लीजिए कि ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, जितना क्वेश्चन में दिया है उन सबको पहले कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अगला आपको क्या पूछा, आपको पूछा संपूर्ण पृष्ठ, तो लिखिए संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है 2πr और ब्रैकेट में r+h। ये तीन चीजें जब आप लिख लें दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ करनी है वैल्यू पुटिंग। तो 2 × 22/7 × r, r क्या है तो त्रिज्या 7 और ब्रैकेट में 7 + 20। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको बन गया, आपका बन गया 44 × 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा दोस्तों। और बाकी इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कुछ भी आपका एक्स्ट्रा था जो कि आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, बस इसी तरीके से अपने क्वेश्चन से पहले वैल्यूज अपने आंसर शीट में लिख लीजिए, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लीजिए और बस वैल्यू पुटिंग का काम बचा था वो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखें। आपको कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, ऊपर आए अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या, असल में ये क्वेश्चन आपका लंबा भी जा सकता है और अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली डील करें तो आप छोटे में भी इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे छोटे में इस क्वेश्चन को खत्म करना है तो मैं कैसे कैसे लिखूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा कि मेरे कुल परिणाम कितने हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपको मिले आप लिखेंगे कि कुल परिणाम, आपका आंसर आप लिखना शुरू करेंगे जब, तो आप लिखेंगे एक पासे को 2 बार फेंकने पर, ठीक है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम। और कुल परिणाम दोस्तों आपको पता है कि जब भी आपके पासे फेंके जाते हैं तो आपके कुल परिणाम कैसे डिसाइड होते हैं, वो होते हैं 6 की घात n। ठीक है, अगर एक पासा है तो बन जाएगा 6, अगर 2 पासा है तो बन जाएगा 36, और अगर गलती से एग्जामिनर ने पूछ लिया कि 3 पासे का कुल परिणाम तो बन जाएगा 216। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि पासे और सिक्के का कुल परिणाम कौन से फॉर्मूले से निकलता है। अब यहां पर आपका क्या है, आपका है 36, आपके 2 पासे फेंके गए। अब अगले लाइन में यहां पर दोस्तों आपका स्मार्ट प्ले आता है कि क्या आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं या आप एक लाइन में आंसर से डील करना चाहते हैं। अगले लाइन में आप लिखेंगे कि योग 9 हो, योग 9 के जोड़े, कि आपका योग 9 हो, इसके कौन कौन से जोड़े। और यहां पर दोस्तों आप थोड़ा सा अपने मेंटल कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि 3,6। ठीक है दोस्तों, आप एग्जाम में को सिर्फ इतना लिख के दिखा दीजिएगा कि आपने ये सारी मेंटल कैलकुलेशन अपने दिमाग में की थी, इसलिए आपको पता चला कि योग 9 के जोड़े कौन कौन से हैं। एक है 3,6, फिर है 4,5, ठीक है, अगला कौन सा है, अगला है आपका 5,4 और उसके अगला है आपका 6,3। ठीक है, अब इसके जस्ट अगली लाइन में आप लिख दीजिएगा अनुकूल, और अनुकूल के आगे आप क्या लिख देंगे, अनुकूल के आगे आप लिख देंगे 4, कि आपकी 4 संभावनाएं आपके अनुकूल हैं। ठीक है, और यहां से दोस्तों आपका प्रायिकता का फॉर्मूला लिखिएगा अगली लाइन में कि प्रायिकता किसके बराबर होती है, तो प्रायिकता आपकी बराबर होती है अनुकूल बटे में आपके कुल, और यहां से आपका अपने बस वैल्यू पुट करनी है
4/36, आपका आंसर आ जाएगा 1/9। लीजिए। और नहीं, अगर आप इसी को वैसे अपने ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से डील करना चाहते हैं तो आप पूरी की पूरी ये जो 36 के 36 है इनको लिखते बैठिएगा, फिर उसमें से अंडरलाइन कीजिएगा और फिर अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा। चॉइस आपकी है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये समझ में आया हो कि आपको अपना टाइम कैसे बचाना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए, आपका प्रश्न नंबर 17, 2 मार्क्स का सवाल दोस्तों आपका, कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुना थी। 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो भी आपको कहा गया हो आप वहीं से शुरू कीजिए, यानी कि आपको बोला है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम वर्तमान आयु को ही लेट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि मान लीजिए पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, वो है x, और पिता की जो वर्तमान आयु है वो क्या है y। ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों उनकी वर्तमान आयु की, और वर्तमान ही मैंने क्यों माना, ताकि जब एम में मेरा y और x का मान निकल के आए तो मेरा आंसर होगा सीधा सीधा, उसमें मुझे कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना होगा। अब अपने क्वेश्चन में पढ़िए दोस्तों, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के साथ गुना थी। अब 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी रही होगी, तो वो हो जाएगी y-5। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, और कह रहा है कि पुत्र की आयु के 7 गुना थी, यानी कि पुत्र की आयु कितनी होगी, तो वो हो जाएगी x-5, और इसकी 7 गुना थी। अब इसको अगर दोस्तों आप सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहां से आपको मिलेगा 7x माइनस y, ये बराबर हो जाएगा आपका 30 के। ठीक है दोस्तों, और अब यहां अपने दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। 2 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी y+2, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो पुत्र की आयु हो जाएगी x+2, और ये इसके कितना, तो ये इसके 3 गुना हो जाएगी। लीजिए, अब यहां से अपना दूसरा समीकरण बना लीजिए, तो आपका दूसरा समीकरण क्या बना, ये बना 3x माइनस y बराबर किसके, बराबर -4 के। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन्हीं 2 समीकरणों को सॉल्व करना है, और इनको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इनको आपस में कर दीजिए क्या, माइनस। और ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि दोनों में ही एक माइनस y है, और जैसे एक में से दूसरा माइनस होगा इनके साइंस हो जाएंगे असल में चेंज। तो यहां हो जाएगा -3x, यहां हो जाएगा प्लस का y, और यहां हो जाएगा प्लस का 4। y हो गया कैंसिल आउट दोस्तों, 7x माइनस 3x, ये बचा आपका 4x, और ये हो जाएगा आपका 34। x का मान आ गया आपका 8.5। ठीक है दोस्तों, x का मान आ गया आपका 8.5, क्या, तो ये है आपका 8.5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बातें साल में हो रही है, x जो आपने माना था वो आपने आयु मानी थी। किसी भी एक समीकरण में x को पुट कर दिए दोस्तों, आपका y का मान आ जाएगा, तो आपका y का मान क्या आ गया, आपका y का मान आ जाएगा 29.5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है दोस्तों, और इसीलिए हमने वर्तमान आयु को ही लेट किया था, ताकि जो भी हमारा उत्तर आएगा वो असली हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, और आपका क्वेश्चन पेपर का आखिरी सवाल। और अभी भी दोस्तों अगर आप अपने वीडियो की लेंथ को देखें तो अभी भी शायद आपके 45 मिनट का टाइमर पार नहीं हो रहा है, और ये तब है दोस्तों जब मैंने आपको एक एक क्वेश्चन समझाया है। जब एग्जाम में खुद से इसे कर रहे होंगे तब तो इससे भी कम टाइम लगने वाला है आपको। अब देखिए दोस्तों, आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए भी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। जब भी आपको सारणी की माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा, तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी n पता करें कि n क्या है, यानी कि कुल कितने आपके पद हैं। आपको इन सबको आपस में सिर्फ ऐड करते चले जाना है। तो दोस्तों
तो आपका उत्तर आ जाएगा 20। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ गया कि n 20 है। आप आंसर में भी ऐसे ही लिखेंगे दोस्तों। आप आंसर में इसको कैसे डील करेंगे दोस्तों, तो आपकी पहली लाइन यही होनी चाहिए कि आपका n क्या है, आपका n है 20, प्रश्नानुसार आपका n है 20, और इसी के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा दोस्तों आप कि ये एक सम संख्या है। ठीक है, ये लिख के आपने एग्जामिनर को बता दिया कि मैंने n भी निकाल लिया और मुझे ये भी पता है कि ये सम संख्या है, तो इसका जो माध्यिका का जो फॉर्मूला होगा वो विषम से अलग होने वाला है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, तो आप एग्जामिनर को लिख के बताएंगे कि मुझे पता है कि माध्यिका कैसे निकलती है। ठीक है, आप एग्जामिनर को बता देंगे कि मुझे पता है कि माध्यिका कैसे निकलती है सम संख्या के लिए। तो सम संख्या की माध्यिका कैसे निकलती है दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 और n/2 + 1। इन दोनों ही पदों का आपको क्या करना होता है, इन दोनों ही पदों का आपको माध्य निकालना होता है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, मेरी तीसरी लाइन होगी कि मैं n/2 वाला पद निकालूंगा। n/2 वाला जो मेरा पद है, n/2 वाला मेरा पद क्या होगा दोस्तों, तो मेरा होगा 20/2, यानी कि 10वां पद। मेरा 10वां पद क्या है दोस्तों, तो अब अपनी सारणी को देखिए, आपका पहले 7 तक 12 रहने वाला है, उसके बाद अगले 8 के 8 टर्म्स आपके 14 रहने वाले हैं, यानी कि आपका 10वां पद क्या होगा, ये होगा आपका 14। ठीक उसी प्रकार आप क्या करेंगे, आप एग्जामिनर को दिखाएंगे कि आपको n/2 + 1 वाला पद भी पता है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका 11वां पद। ठीक है दोस्तों, 11वां पद, यानी कि आपका 14। अब आप क्या करेंगे, आपने जो सूत्र लिखा था आप सीधा इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। आप लिखेंगे 14 + 14 और बटे में 2। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 14, और यही होगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को 3 से 4 स्टेप्स में तोड़ के एग्जामिनर को दिखाना है कि मैंने एक एक स्टेप को समझा है, मुझे एक एक स्टेप पता है। पहले स्टेप में आप n लिख के बताएंगे, दूसरे स्टेप में आप माध्यिका का फॉर्मूला बताएंगे सम संख्या का, तीसरे और चौथे स्टेप में जो जो आपको उसके पद पता करने हैं वो दोनों पद पता करके बताएंगे, और फिर बचा है काम बस आपका वैल्यू पुटिंग का। क्वेश्चन में कोई भी टफ वाला पार्ट नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना था। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा मॉडल पेपर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें। आज के मॉडल पेपर में जैसे दोस्तों हमने बात की थी कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे रहने वाला है, और जैसे कि आपको भी अभी तक पता चल चुका है कि क्वेश्चंस को आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम मैनेज कैसे करेंगे। साथ ही दोस्तों हमने हर क्वेश्चन में ही आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे आपको एग्जाम में अपने आंसर्स को लिखना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे, वो भी बताया। और साथ ही दोस्तों हमने आपको क्वेश्चन में ये भी बताया कि कौन से क्वेश्चन में आपको सूत्र कौन से लगेंगे, और जो मेरे विद्यार्थी जिनको लग रहा है कि उनका पेपर अभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा, वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और समझें कि कैसे कौन से स्टेप्स पे उनको नंबर अपने निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों या किसी भी टॉपिक पर आपको चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।